बेसिक, पर बेसिक का मतलब ही वही है, वो तो सब जगह ही रहने वाला है ना। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर 5 क्या है अपना, कॉस्ट शीट ना, ये चैप्टर नंबर 5। तो जिस तरह से अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें सारे खर्चे, सारी इनकम, प्रॉफिट निकालते हैं, वैसे ही कॉस्टिंग के अंदर हम लोग खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं, अकाउंट नहीं बनाते। क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट का मतलब इट इज अ स्टेटमेंट जहां पे आपको डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, आपको सिंपली एक के नीचे एक सारे खर्चे लिखते जाना है और सबको लास्ट में ले जाके ऐड कर देना है। इस चैप्टर में भी हमने कॉस्ट शीट बनाई थी, बनाते थे ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो उसमें भी खर्चे को हम लोग 2-3 पार्ट में बांटते थे, लास्ट में उसको ऐड करते थे, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते थे। सेम थिंग यू हैव टू डू हियर आल्सो। ओनली थिंग इज, जो क्लासिफिकेशन था कॉस्ट का, वहां स्टैंडिंग रनिंग होता था, यहां कुछ अलग होगा। इज दैट क्लियर? बाकी चैप्टर बहुत बेसिक है और हर जगह पे काम आने वाला है। जैसे अभी हमने इस चैप्टर में सर्विस कॉस्टिंग देखा, तो सर्विस कॉस्टिंग में भी कॉस्ट शीट, हाँ, समझ में आया आपको? तो कोई रूल्स नहीं है, बेसिक पे ध्यान देना। फॉर दैट यू शुड नो कितने टाइप के खर्चे होते हैं। तो हमने एक क्लासिफिकेशन तो आज ही देखा, खर्चे को हम बांटना चाहें तो बिहेवियर के बेसिस पे बांट सकते हैं, और बिहेवियर के बेसिस पे खर्चा मतलब फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स्ड एंड, हाँ, तो वैसे एक और क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि कॉस्ट शीट में जो खर्चा होगा वो अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे अपन। अगेन वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और इसमें ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब बेसिकली वही, आप खर्चे के अंदर क्या क्या है, टोटल कॉस्ट के अंदर कौन कौन से खर्चे हैं, मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री का खर्चा है, एडमिन खर्चा है, एसएनडी खर्चा है, आपको सब पहचानना है। इज दैट क्लियर? और पहचानना बहुत इजी है, आपको खर्चे का नाम सुन के मालूम पड़ना चाहिए कि ये खर्चा कौन सी जगह पे होता है, फैक्ट्री में होता है, ऑफिस में होता है, या फिर सेलिंग के लिए होता है, इतना तो मालूम पड़ जाएगा अपने को, राइट? ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स हम लोग खर्चे को 3 पार्ट में बांटेंगे। तो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट करते टाइम भी आपको बताया था कि हम लोग खर्चे को 3 पार्ट में बांटने वाले हैं। ओके, हमने क्या देखा था? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, राइट? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन है, मटेरियल, लेबर, दो मेन खर्चे होते हैं अगर आपको गुड्स बनाना है तो, और इसके अलावा बाकी जो भी खर्चा आएगा ना, उसको बोलने का एक्सपेंसेस। क्या बोलने का? एक्सपेंसेस। ठीक है, और एक्सपेंसेस का नेचर थोड़ा डिटेल में समझना है, पर ये 3 खर्चे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ओके, नाउ मटेरियल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं भाई, किस खर्चे को हम लोग मटेरियल बोलते हैं? रॉ मटेरियल है ना, जो गुड्स बनाने में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, है ना? पर एक्चुअली मटेरियल ये एक छोटा सा पार्ट है, रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल। बाकी और भी खर्चे होते हैं जिसको हम मटेरियल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइट? तो तुमने मुझे एक एग्जांपल दिया, मटेरियल में क्या क्या आ सकता है। आप कोई भी सामान खरीदते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदते हो विच इज टेंजिबल इन नेचर, कैसा? टेंजिबल, जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, आप उस खर्चे को मटेरियल बोलोगे। क्या बोलोगे? मटेरियल। हाँ, मैंने एक्सपेंस बोला, असेट नहीं, वो तो समझ में आना चाहिए अपने। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस। तो कोई भी आप एक्सपेंस ऐसी जगह पे करते हो जहां आपने कुछ खरीदा और उसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इट इज मटेरियल। जैसे मान लो इसके लिए मैंने आज वो सेल खत्म हो गया था, काम नहीं कर रहा था, तो 2 बैटरी खरीद ली, सेल, मान लो 50 रुपए की 2 बैटरीज आई, 50 रुपए गए, खर्चा हुआ,
अब ये कौन सा खर्चा है? तो जो चीज आपने खरीदी है, क्या आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो? तो क्या हुआ फिर? मटीरियल। समझ में आया? वैसे ही मान लो आपके पास जो मशीन है, मशीन डीजल से चलती है। किससे? डीजल से। अभी आप डीजल खरीद के लेके आ गए, मान लो एक साथ में 100 लीटर पूरा डब्बा, गैलन। पैसा गया होगा, राइट? खर्चा हो गया। मान लो 100 लीटर इंटू 100 रुपये कर लो, 10,000 रुपये के आसपास खर्च हो गया। ठीक है, अब आपकी जेब से पैसा गया, उसको क्लासीफाई करना है। तो जो चीज़ आपने खरीदी है, क्या आप उसको देख सकते हो? डीजल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बराबर? तो इट इज ऑल्सो मटीरियल। अभी बारिश के टाइम पे भुट्टे का सीजन चलता है ना, आप कहीं बीच बीच पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो ऐसे भुट्टा सेकते हो लोग। किस पे सेकते हैं? कोयले पे ना, ओवन में नहीं। कोल बोला, अच्छा मुझे लगा ओवन बोला। तो कोई कैफे वैफे में जाके ओवन में लग सकते हैं। कोयले पे, राइट? वो कोयला भी वो लोग खरीद के लेके आते होंगे, ऐसा बोरी के हिसाब से या 100-100 किलो के हिसाब से। तो जो कोयला उन्होंने खरीदा, क्या आप उसको देख सकते हो? क्या वो टच कर सकते हो, फील कर सकते हो? इट इज ऑल्सो मटीरियल। वो जो भुट्टा खरीद के लेके आ रहा है, रॉ मटेरियल उसका, वो भी देख सकते हैं हम लोग, टच कर सकते हैं, वो भी मटेरियल है। और कोयला जो है, तो सिर्फ रॉ मटेरियल कोई मटेरियल नहीं बोलते। जो मटेरियल ऐसा है, जो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो गुड्स में यूज भी नहीं हो रहा है, उसको भी मटेरियल बोला जा सकता है। अब भुट्टे वाला है तो आपको कोयला थोड़ी देता है वो, पर देन कोयला भी हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो। अब मान लो बारिश के टाइम पे ऐसा है कि भाई अ, मक्खी आ जाती, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए? एकदम फ्लोर, हाँ वो कुछ दवाई वगैरह डाल के, क्लीनर डाल के साफ करना चाहिए। तो मान लो हमने अभी वो फिनाइल खरीदा 500 रुपये का, खर्चा हुआ। फिनाइल देख सकते हैं अपन, बराबर? टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो मटीरियल। मान लो ऐसा कपड़ा खरीद के लेके आ गया, वो होता है ना पैर साफ करने के लिए, बारिश में ज़रूरी है, पैर भीगे हुए रहता है, तो वो भी क्या हो गया? समझ में आ रहा है? तो मटेरियल की जो डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता, कोई भी टेंजिबल खर्चा आ जाए। इज दैट क्लियर? तो एनी एनी एक्सपेंडिचर जहां पे आप कुछ खरीद रहे हो जो कि देखी जा सकती है, प्लस प्लस फेल्ट, इट इज कॉल्ड मटीरियल। इज दैट क्लियर? हाँ। अब आते हैं लेबर पे। तो हम भाई लेबर किसको बोलते हैं? लेबर। लेबर कौन होता है? वही जो सुबह सुबह फावड़ा लेके या, उसको लेबर बोलते हैं। खेतों में काम कर रहा है वो लेबर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है वो लेबर है, राइट? ऑफिस में कोई जाके पीसी पे काम कर रहा है वो भी लेबर है। कोई सेल्समैन, कोई सेल्समैन जो हर एक क्लाइंट के घर पे जा जाके वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो भी। मतलब ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, इंसान को लेबर नहीं बोलते, उसके काम को लेबर बोला जाता है। द एफर्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड लेबर। और इंसान को क्या बोलते हैं? लेबरर। क्या बोलते हैं? हाँ, लेबरर। जो लेबर दे रहा है, जो एफर्ट दे रहा है, वो लेबर है। और उसके एफर्ट को, अब वो एफर्ट चाहे गुड्स बनाने में लग रहा हो, चाहे वो ऑफिस में लग रहा हो, चाहे वो गुड्स को बेचने में लग रहा हो, चाहे वो फैक्ट्री की साफ सफाई में लग रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी में लग रहा हो, ह्यूमन एफर्ट है, तो इट इज कॉल्ड। इज दैट क्लियर? ऑल ह्यूमन एफर्ट्स आर कॉल्ड लेबर। लेकिन उसके साथ साथ में एक कंडीशन भी है। अभी कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी, आपके लिए अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसके एफर्ट को आप क्या बोलोगे? लेबर, राइट? अब मान लो आपने जानबूझ के कोई टैक्स का बहुत बड़ा घपला कर दिया, गलती से नहीं, जानबूझ के। जो भी करता है जानबूझ के ही करता है, राइट? और फिर अभी मान लो इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, तो आपने कोई बड़ा लॉयर पकड़ा, क्योंकि घोटाला भी बड़ा था, ठीक है? और उस लॉयर को आपको 50 करोड़ रुपए देने पड़े, मतलब हजारों करोड़ का टैक्स का मामला था, तो हमने उसको 50 करोड़ रुपए दिए। वो हमारे लिए कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के जज के सामने
उसने अपना पॉइंट रखा होगा ना, देखा होगा ना मूवीज में कैसे चिल्लाते हैं, जज साहब वो कानून की किताबें फाड़ दो, ऐसा वो सब है ना। और लास्ट में क्या हो, जज क्या करता है, इमोशनल हो जाता है। हर मूवी में ऐसा ही है, एकदम इमोशनल सा कोई डायलॉग मारेंगे, एक स्पीच, और फिर जज पिघल जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा कोर्ट में नहीं होता है, चिल्लाने विल्लाने का काम नहीं होता है उधर। जज क्या है, उसके सामने लॉयर लोग बोल भी नहीं पाते जब तक वो अलाउ नहीं करेगा। एक लाइन एक्स्ट्रा बोला आपको बिठा देगा वो, कि अभी आप 10 मिनट चुप बैठो, चलो। ओके, तो अब मान लो आपने लॉयर को दिए 50 करोड़, उसने आपके लिए बहुत एफर्ट डाला, तो क्या आप उसकी फीस को भी लेबर बोलोगे? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आपकी कंपनी का ऑडिट करता है, बराबर ना, साल में एक दो बार आके एंड में, उसको आप फीस देते हो, क्या आप उसको भी लेबर बोलोगे? ह्यूमन एफर्ट नहीं है वो, इंसान ही है ना वो भी, तो लेबर नहीं बोलना है उसको। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल सर्विस, अकाउंट्स मैनेजर। देखो, अगर कोई ह्यूमन एफर्ट दे रहा है और वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, क्या है, तो आप उसको फिर लेबर बोल सकते हो। कंडीशन क्या है, ह्यूमन एफर्ट इन एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई हमारी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो हमारे लिए लेबर नहीं है वो, उसका एफर्ट। लेकिन अगर कोई सीए क्लियर होने के बाद हमारी कंपनी में जॉब के लिए आ जाता है, तो लेबर है। समझ में आया आपको? तो प्रोफेशनल और उसमें इतना ही डिफरेंस है ना, तुम जो बोल रहे हो प्रोफेशनल, तो सेम ही काम, बस इंडिपेंडेंट है तो लेबर नहीं है, कंपनी के अंडर आ गया तो। समझ में आया आपको? और फिर लास्ट में, कोई भी ऐसा खर्चा जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, मतलब आपने देखा हो टेंजिबल चीज नहीं है, जैसे मान लो वी आर पेइंग रेंट। अब रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो क्या हमने उसके लिए कुछ खरीदा है टेंजिबल, ऐसा टेंजिबल कुछ खरीदा है? जगह खरीदी है, मिट्टी को टच करेंगे, सुनील शेट्टी की तरह, देखा है ना बॉर्डर मूवी में। अरे आपने कुछ खरीदा है क्या टेंजिबल वहां पे? यू हैव ओनली गॉट द राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी, राइट है तुम्हारे पास, क्या खरीदा तुमने? प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, क्या खरीदा है? और राइट इज इंटेंजिबल, राइट इज, दिखता है क्या कहीं लगा के रखा है तुमने राइट है? नहीं ना, वो बस एग्रीमेंट पे साइन हो गया, आपका अथॉरिटी राइट हो गया अभी। तो रेंट हो गया मान लो, ना तो मटेरियल है ना ही हम लोग लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हो, हमारे लिए काम कर रहा है क्या आके? लेबर भी नहीं है, फिर किधर डालेगा इसको? एक्सपेंसिव। समझ में आया आपको? फिर मान लो आपने कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, जिसके लिए आपके मान लो 50 लाख रुपए खर्च हो गए। 50 लाख रुपए गए, क्या आपने कुछ खरीदा है टेंजिबल? कंफ्यूज मत हो, न्यूज़पेपर नहीं खरीदा है अपन ने, न्यूज़पेपर तो 10 रुपए में आ जाएगा। हमने वो उतना पेज का आधा पेज खरीद लिया होगा ना, ये इस फ्रंट पेज पे अपना ऐड होना चाहिए। तो इट इज़ अ टेंजिबल थिंग। एडवर्टीजमेंट मतलब आप पब्लिक को जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, इट इज इंटेंजिबल। फिर क्या वो न्यूज़पेपर का जो ओनर है वो आपका एम्प्लॉय है? नहीं, तो ना तो मटेरियल है, फिर एडवर्टीजमेंट कौन सा खर्चा है? समझ में आया आपको? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं, तुम बोलोगे देख सकते हैं, वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, दिखती नहीं है ना उसमें, सुने पे मालूम पड़ता है, बराबर ना। तो क्या हम लोग देख सकते हैं वो? नहीं। क्या हम उसको टच कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन करके देखो फिर, मतलब नहीं कर सकते, बराबर। और फील कर सकते हो, फील तो कैसा होगा वो तुमको मालूम होगा। तो किसी को मारा है करंट ऐसा एकदम बड़ा वाला? हाँ, किधर लगा? अच्छा, छोटा मोटा होता है। बेहोश हुआ था, बेहोश हुआ था, अच्छा, झटका लग गया, तो तुमको कैसा लगा था?
अच्छा सीधा चेक, बाल वाल खड़े तो नहीं हो ना ऐसे? ऐसे देखा ना अपने किसी को करंट मारा तो आप उसको देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है, भले आप टच और फील कर सकते हो, ठीक है, पर वो मटेरियल नहीं है। तो एनीथिंग विच इज नॉट मटीरियल, अरे तुरंत तुम लोग आ जाते हो यार इस पर। एनीथिंग विच इज नॉट मटीरियल, नॉट लेबर, इज कॉल्ड एक्सपेंस। समझ में आया आपको? तो ये एक रेसिड्यूरी हेड है। रेसिड्यूरी मतलब बचा खुचा, जो मटेरियल में नहीं जाएगा, लेबर में नहीं जाएगा, उसको फिर ऐसा चेक नहीं करने का कि ये एक्सपेंस है क्या, बिल्कुल नहीं। अभी चेक करो क्या ये मटेरियल है क्या, नहीं होगा तो फिर आओ लेबर है क्या, वो भी नहीं है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको सीधा बचे कुछ सारे खर्चे इसमें आएंगे। तो इट इज अ रेसिड्यूरी हेड। रेसिड्यूरी मतलब बचा हुआ, जो भी बच गया वो यहां चला जाएगा। समझ में आया? जैसे मेहमानों के जाने के बाद जो बच जाता है, बराबर, वो अपन मजे करते हैं उससे, जाने का ही वेट करते हैं, बस कैसे जाएं, उनके सामने तो खा नहीं सकते। ओके, तो ये तीन खर्चे हैं, बताओ कौन से तीन? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। शायद तुमको ये पहचानना नहीं पड़ेगा कि ये मटेरियल है, लेबर है या ओवरहेड्स है, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन में इतना क्लासिफिकेशन तो वो दे ही देता है, फिर भी अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हर एक खर्चे को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे मैंने तुमसे पूछा मटेरियल, तो तुमने बोला सर रॉ मटेरियल, आप गलत नहीं थे, लेकिन आप सिर्फ एक पार्ट बता रहे थे, दूसरा भी है उसमें। सिमिलरली लेबर, लेबर में जो गुड्स बनाता है वो भी लेबर है, जो अकाउंट्स की एंट्री पास कर रहा है वो भी लेबर है। समझा? फिर सिमिलरली एक्सपेंसेस में भी दो कैटेगरीज हो जाएंगी। तो ये दो कौन सी है, सुनो। ऐसा मटेरियल का खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब आप जितना ज्यादा गुड्स बनाओगे उतना वो मटेरियल ज्यादा लगेगा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कैसा? डायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज उसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया आपको? और जिस खर्चे का प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, जैसे आप भुट्टा सेकने के लिए वो कोल लेके आए, बराबर, तो आपने गर्म किया, उसमें एक भी सेक सकते हो या एक साथ में चार भी लगा सकते हो, उतने में ही काम हो जाता है। प्रोडक्शन के साथ कोई बहुत डायरेक्ट रिलेशन उसका नहीं। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक एक भुट्टा सेकने के लिए कितना कोयला जाएगा, ऐसा रिलेशन बना सकते हो आप? नहीं। देयरफॉर इट इज नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल, तो उसको फिर हम लोग बोलेंगे इट इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर सिमिलरली इसमें सेल लगाया तुमने, वो क्या है? इनडायरेक्ट। क्लीनिंग के लिए मटेरियल यूज किया, वो क्या है? इनडायरेक्ट। समझ में आया आपको? अब आ जाते हैं लेबर में। लेबर दो तरह का होगा सेम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर किसको बोला जाना चाहिए? सी, मटेरियल में जो मटेरियल डायरेक्टली फिनिश गुड्स के अंदर यूज हो रहा है, क्योंकि अगर वो गुड्स के अंदर यूज हो रहा है तो उसका गुड्स के साथ, प्रोडक्शन के साथ एक रिलेशन हो गया। फिर अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बनानी होगी तो वो ज्यादा यूज करना होगा। अरे यस और नो, राइट? और कुछ मटेरियल जैसे क्लीनिंग विनिंग का हो गया, ये सब तो क्या है, आप कितना ही बनाओ, आपको सुबह शाम एक बार प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। सिमिलरली लेबर, जो वर्कर्स डायरेक्टली गुड्स बनाने में इन्वॉल्व है, जो मशीन के सामने खड़े होकर काम कर रहा है, जो मटेरियल मिक्स कर रहा है, वो लोग कौन है? डायरेक्ट हो गए। और बाकी जो उसको बेच रहा है, अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, मैनेजर है, इंजीनियर है, ये लोग इनडायरेक्ट। जो गुड्स नहीं बना रहा है वो सारे लोग, और जो डायरेक्टली गुड्स बनाने में इन्वॉल्व है, मशीन के सामने काम कर रहा है, वो हट जाएगा तो प्रोडक्शन वो डायरेक्टली। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट क्यों? क्योंकि अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो वो लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजर तो एक ही काम कर लेगा,
अकाउंटेंट एक ही रहेगा, लेकिन ज्यादा काम है तो लेबर ज्यादा चाहिए। वर्कर्स, वर्कर्स बोलते हैं ना जिनको, फैक्ट्री वर्कर्स, वो हैं लेबर डायरेक्ट, और बाकी सारे लोग इनडायरेक्ट लेबर। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में भी सेम ऐसा ही है, जो एक्सपेंस प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो खर्चा भी, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। या कोई ऐसा खर्चा जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, एक्सपेंस विच इज स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट ओनली, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। और कोई ऐसा खर्चा जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड, आप गुड्स बनाओ तो भी होगा, नहीं बनाओ तो भी होगा, जैसे रेंट, सैलरीज, चलो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, इन सब का प्रोडक्शन से कोई रिलेशन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, एक इजी तरीका ये है, सबसे सिंपल तरीका, अगर कोई खर्चा आपको दिख रहा है कि वो पर यूनिट बेसिस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाँ, मतलब आप ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो ज्यादा होगा, कम बनाओगे तो पर यूनिट का मतलब ही वही हो गया, तो इट इज डायरेक्ट। और अगर कोई टोटल में हो रहा है तो वो, समझ में आया, पहचानने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम लोग, ये ऐसे ये बहुत रेयरली आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट फिर भी अगर आया तो क्या चीज़ें इसमें ले सकते हैं। सबसे बड़ा एक खर्चा है इसमें रॉयल्टी। जैसे मान लो आप किसी और की लिखी हुई बुक्स छाप रहे हो और आप बेच रहे हो, अलाउड नहीं है ना ऐसे, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस ऑथर से, और आप उसको हर साल, रॉयल्टी के दो तरीके होते हैं। मान लो मैंने किसी ऑथर किया, मैंने कोई बुक लिखी, किसी पब्लिशर को दिया बेचने के लिए, ठीक है, और मैं उससे रॉयल्टी मांग रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला देखो मुझे हर बुक के पीछे 100 रुपया चाहिए, हर बुक के पीछे। अब सामने वाले के एंगल से सोचो, जो प्रेस है, पब्लिशर, वो जितनी ज्यादा यूनिट्स छापेगा उतना उसका खर्चा 100 रुपए। समझ में आ रहा है कैसा हो गया ये, वेरिएबल नेचर का ना, पर यूनिट, मैंने कैसे कोड किया, तो ये डायरेक्ट हो गया। और वही मान लो मैं उसको बोल दूं कि मुझे साल का 1 करोड़ चाहिए, बाकी आपको जितना बेचना है बेचो, उसमें उसका रिस्क भी है, नहीं बिका तो भी 1 करोड़ देना है, और फायदा भी है अगर ज्यादा बिकेंगे तो भी सिर्फ। समझ में आ रहा है, तो रॉयल्टी क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। इज दैट क्लियर। पर बाय डिफॉल्ट रॉयल्टी जो होता है वो हमेशा यूनिट्स के हिसाब से पे किया जाता है। फिर दूसरा पावर एंड फ्यूल। पावर एंड जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी मशीन में यूज होती है, उसको हम लोग पावर एंड, उसका प्रोडक्शन के साथ रिलेशन है, जितना गुड्स बनाओगे उतना मशीन चलेगा, जितना मशीन चलेगा उतना पावर एंड फ्यूल का। समझ में आ रहा है आपको ये। फिर एक खर्चा है ड्राइंग एंड डिजाइन। ड्राइंग एंड, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले उसका डिजाइन बनाते हो ना, कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो उसमें तो कंपनी का एक टीम ही बैठा रहता है। जैसे सोप बनाना है तो किस तरह का बनाना है अपने को, अट्रैक्टिव होना चाहिए डिजाइन, है ना, हर चीज में ऐसा काम करता है। कार भी बनानी है तो उसका मॉडल कैसा रखे ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, तो जो एक डिजाइन आपने बनाया वो उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए है ना। अरे यस नो, तो क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए एक्सक्लूसिवली लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर दूसरा एक है जॉब वर्क चार्जेस। जॉब वर्क, अभी जॉब वर्क क्या होता है, मान लो मेरी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है मेरा, और हम लोग टी शर्ट शूज सब बेचते हैं। अब मैंने क्या किया, कपड़े उठाए, कपड़े लिए, किसी एक पर्सन को दे दिया, मैंने बोला इससे है ना 1000 टी शर्ट बना दो, और बस मेरे नाम का इधर लोगो डिजाइन डाल दो, मान लो एडिडास। तो एडिडास मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, उन्होंने किसी से मैन्युफैक्चर करके लिया है, उस पर सिर्फ अपना नाम लिखवाया है और वो बेच रहे हैं। समझ में आया।
तो ऐसी ना कंपनीज होती हैं जो ये काम करती है, वो अलग अलग कंपनी से ऑर्डर लेती है, अलग अलग कंपनी से वो लोग ऑर्डर लेते हैं, और जो कंपनी बेच रही है एक्चुअली उसने बनाया भी नहीं है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय समवन एल्स, हम सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, क्या कर रहे हैं, तो इट इज मार्केटेड बाय सम कंपनी, प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर कंपनी। तो जो आप कुछ खरीदते हो ना तो उधर देखने का मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, दो नाम लिखे होते हैं, समझा आपको। अब जैसे मान लो पतंजलि है, हमको लगता है पतंजलि मतलब आयुर्वेदिक, पर वो भी वहीं से बनवा रहे होंगे जहां से कोलगेट का सामान बन रहा होगा, वो भी हनी वहीं से खरीद रहे होंगे जहां दूसरी कंपनीज खरीद रही होंगी, बस खाली अपना डब्बा, समझ में आ रहा है आपको। तो जॉब वर्क मतलब क्या, अब मान लो मैंने जिसको 1000 टी शर्ट सिलने को दिए, क्या वो मेरा एम्प्लॉई है, वो एक कंपनी है, मैंने उनसे पूछा कब तक हो जाएगा, उन्होंने बोला 10 दिन में। अब 10 दिन में वो उनका मैटर है, वो कैसे करके देते हैं, क्या मैं उनको जाके बोल सकता हूँ सुबह 7 बजे से काम पे आने का है, वो उनकी कंपनी है भाई, अब मैं थोड़ी बोलूंगा कितने बजे आना है, तो हमारा उनके ऊपर कंट्रोल, दे आर नॉट अवर एम्प्लॉई। तो आप जब मान लो पर टी शर्ट उनको 100 रुपए देते हो, पर टी शर्ट उनको, तो ये कौन सा खर्चा हुआ फिर, आपने उनसे कुछ खरीदा है क्या, नहीं, खाली काम करवाया है, लेबर भी नहीं है, तो क्या हो गया फिर, और आप उसको पेमेंट कैसे करते हो, मतलब कैसा खर्चा हो गया ये, समझ में आया आपको जॉब वर्क क्या होता है। ये सेक्टर काफी आगे है इसमें तो। और फिर इसमें कुछ और खर्चे भी आप डाल सकते हो, जैसे कि एक खर्चा होता है मोल्ड्स का, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना तो आपको उसके लिए मोल्ड्स चाहिए होते हैं, एक प्रोडक्ट का मोल्ड है तो उसी के लिए काम आएगा, तो इट इज स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट ओनली, इसके लिए क्या बोलेंगे इसका, उस प्रोडक्ट के साथ, समझ में आया आपको। बाकी इनडायरेक्ट में तो जो बचे, डेप्रीसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, सब इनडायरेक्ट, इज दैट क्लियर। अभी सोचो, सुनो जरा इधर, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं उनको सबको हम एक साथ लेके आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल है ना, क्या क्या खर्चा लगता है, डायरेक्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, जो गुड्स के अंदर यूज हो रहा है, जो गुड्स के अंदर, जैसे मान लो आप सैंडविच बना रहे हो, ठीक है, तो सैंडविच बनाने के लिए आप वो गैस का भी यूज कर रहे होगे, गैस इज इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, वो प्रोडक्ट के अंदर यूज नहीं हो रहा है, आप उसको चाहो तो पावर एंड फ्यूल में भी डाल सकते हो, मटेरियल में नहीं आएगा, समझा। तो अभी सैंडविच में क्या क्या यूज कर रहे हो, मान लो आप ब्रेड यूज कर रहे हो, आप चीज यूज कर रहे हो, वेजिटेबल्स यूज कर रहे हो, वो सबका प्रोडक्शन के साथ कैसा रिलेशन है, जितने ज्यादा सैंडविच बनाओगे उतना ये खर्चा यूज हो रहा है ना उसमें, इट इज डायरेक्ट। काफी जगह पे कोयले पे भी बनाते हैं वो लोग, उनका स्पेशलिटी होता है, हम लोग कोयला इज इनडायरेक्ट, समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर, और तीसरा डायरेक्ट, आप ये तीनों को एक साथ कर लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट expenses, all three combined together are called कौन सा खर्चा, प्राइम कॉस्ट, मतलब प्राइमरी कॉस्ट, पहला खर्चा। अगर आपको गुड्स बनाना है तो सबसे पहले आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास कोई काम करने वाला आदमी होना चाहिए, आपके पास गैस होना चाहिए, है ना, मेन खर्चे। मैनेजर तो चलो आज नहीं कल वो तो भी चल जाएगा, अब तुम सैंडविच खाने जाते हो सकता है उसकी दुकान में कोई मैनेजर ना हो, कोई अकाउंटेंट ना हो, लेकिन मटेरियल होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए जो बना रहा है, और तीसरा उसके पास गैस है ना मेन, बाकी दुकान नहीं होगी तो रोड पे ही बना लेगा ठेला लगा के, मतलब इनके बिना भी शायद काम बड़े स्केल पे नहीं हो सकता, पर हो सकता है, प्राइमरी नहीं है। मैनेजर रखना इज सेकेंडरी फैक्टर, बहुत लोग हैं जो बिना मैनेजर के काम करते हैं, खुद ही काम करते हैं, समझ में आया आपको, तो ये प्राइमरी है। और बाकी जो इनडायरेक्ट खर्चे हो गए वो क्या हो गए फिर, सेकेंडरी ना, ये क्या हो गए, हाँ ये सेकेंडरी नेचर वाला है, दिस इज इनकर्ड ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट तो लगेगा ही, मेन है वो तो,
उसके ऊपर जो खर्चा करोगे वो अलग है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तीनों को एक साथ। एंड दिस विल बी कॉल्ड कौन सा खर्चा? समझ में आया आपको? ओवरहेड्स का मतलब द एक्सपेंस इनकर्ड ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट। और ओवरहेड्स में कौन से खर्चे आ रहे हैं? ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑल। तो अभी जो हम लोग एलिमेंट वाइज बांट रहे थे खर्चे को, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, हमको मालूम नहीं पड़ा, हम एक दूसरे क्लासिफिकेशन में आ गए। डायरेक्ट, डायरेक्ट इज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट, अब ये नेचर हो गया खर्चे का, क्या बोलते हैं इसको, कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट मतलब भले वो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा लेकिन कोई प्रपोर्शन नहीं है, तो दे आर नॉट रिलेटेड। और डायरेक्टली तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। समझ में आया? तो एलिमेंट से हम कहाँ आ गए? नेचर। अब नेचर से और थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। अच्छा ये बताओ, जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल ना, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री वर्कर, पावर एंड फ्यूल, मोल्ड्स, ये कौन सी जगह पे लगता है, कौन सी जगह पे यूज में आता है? प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में। कहाँ पे? फैक्ट्री में, बराबर। तो प्राइम कॉस्ट तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, कौन सी जगह पे लगता है? फैक्ट्री के अंदर। लेकिन ओवरहेड्स में आपको सोचना पड़ेगा। ओवरहेड्स मतलब सारे इनडायरेक्ट खर्चे, फॉर एग्जांपल रेंट, समझा? अब आपको देखना पड़ेगा रेंट कौन सी जगह का है। अगर मान लो मैं ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ये जो ओवरहेड्स है इट इज ऑफिस ओवरहेड्स। कौन सा? या एडमिन ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो हम लोग ओवरहेड्स के भी अभी 3-4 पार्ट करने वाले हैं, और वो डिपेंड करता है खर्चा किस काम के लिए, अरे बोलो, किस काम के लिए हो रहा है। खर्चे का नाम सुन के मालूम पड़ जाएगा अपने को, तो इसमें रट्टाबाजी करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने मशीन रिपेयर करवाई, मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। एक यूनिट के पीछे कितना रिपेयर का खर्चा जाता है ऐसा कोई रिलेशन? हाँ, वो कभी कुछ ना कुछ टाइम पे मशीन खराब होती रहती है। अब आपने रिपेयर का खर्चा करवाया, कहाँ लगा ये खर्चा? मशीन किधर लगी है? तो इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलेंगे। डेप्रीसिएशन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड्स। अब कौन सी जगह का डेप्रीसिएशन? मशीन का है तो, मशीन का है तो फैक्ट्री, फर्नीचर्स का है तो, डिलीवरी व्हीकल का है तो, वेयर हाउस का है तो सेल्स। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? मतलब गुड्स बना के वेयर हाउस में रखते हैं और वहां से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का शोरूम से सेल नहीं करते, वो वेयर हाउस से बेचते हैं। क्योंकि उनके कस्टमर भी कोई हमारे जैसे शो ऑफ देख के या लाइटिंग वाइटिंग देख के जाने वाले नहीं होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कस्टमर्स होते हैं होलसेलर्स, और होलसेलर्स को लाइटिंग वाइटिंग से, विंडो ड्रेसिंग से फर्क, वो हमको फर्क पड़ता है खाली, और होलसेलर्स फिर हमको बनाते हैं। वही होता है ना, हम लाइटिंग देख के खरीदते हैं और वो प्राइस देख रहा है, वो बोला आप, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मना करता है कि आप शोरूम खोलो ही मत, क्योंकि आप शोरूम स्टार्ट करोगे उसका खर्चा भी हमसे ही वसूलोगे। इससे अच्छा आप शोरूम मत खोलो, हम वेयर हाउस से ले लेंगे, उसके बदले हमको 10-20 रुपया डिस्काउंट दे दो। इज दैट क्लियर? वो प्रोडक्ट देखता है, वो क्वालिटी देख रहा है। तो यहाँ पे 4 तरह के ओवरहेड्स हो सकते हैं। अगर खर्चा फैक्ट्री में लग रहा है तो, अगर खर्चा मैनेजमेंट में लग रहा है तो एडमिन ओवरहेड्स। ऑफिस के खर्चे को एडमिन बोलते हैं। ऑफिस किस लिए बना होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑफिस किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना। तो जैसे अभी ऑफिस, ये पूरा काम चलाना है तो उसके लिए कोई ना कोई हो तो होना चाहिए ना ऑफिस में। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम क्या है? रूल्स बनाना। गवर्नमेंट का काम क्या है? रूल्स बनाना। रूल, देश गवर्नमेंट नहीं चला रही है, गवर्नमेंट खाली रूल्स बनाती है। रूल्स अप्लाई करना, वो चलाना जो है वो ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। मतलब पुलिस है उसके लिए,
बराबर ना। हर जिले में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो जो डीएम भी होते हैं, एसपी होंगे, ये लोगों का काम है। जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसका काम है, म्यूनिसिपैलिटी है, उनका काम है ये सब रूल्स अप्लाई करना, चलाना। और काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए बनी है कोर्ट। हमारी कंट्री तीन तीन जगह से चल रही है, तीन पिलर्स हैं उसके। एक तो गवर्नमेंट है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस भी उसमें आ गई है ना, सब आ गए। जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना, सब आ गई उसमें। सीबीआई भी है उसमें, आरबीआई भी है उसमें, आईसीआई भी है, सब है। चलो आईसीआई को तो चलाने का काम नहीं है, पढ़ाने का काम है ना उनका। यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स अप्लाई करने हैं, तो दे आर डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। और कोर्ट का काम है जस्टिस देखना कि वो रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर पनिशमेंट दो ताकि वो लोग करें। और एक फोर्थ पिलर भी होता है, मीडिया, ताकि पब्लिक को मालूम कैसे पड़ेगा कि सब बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द फोर्थ पिलर इज मीडिया। मीडिया के बारे में तो क्या ही बोले, समझ में आया आपको? अभी आई एम श्योर इधर कितने ही लोग होंगे जिन्होंने बहुत सालों से न्यूज़ चैनल तो देखा ही नहीं होगा। पहले क्या है, हर घर में न्यूज़, ऐसा सुबह न्यूज़ देखो जानकारी मिलती है। अभी न्यूज़ में और उल्टा ही जानकारी देते हो, जो है वो नहीं बताएंगे। हाँ, मतलब इंडिया में क्या चल रहा है वो मालूम नहीं, लेकिन रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन पे आज कौन सा हमला हुआ, पाकिस्तान में भूखमरी कितनी बढ़ गई है, उधर आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है, वो बताना है। अपना काम देखो, यही होता है ना। एक तो अगर आप अपना क्या हालत है वो छोड़ के दूसरों का देख रहे हो, तो इसका मतलब आप बर्बाद होने वाले हो। चलो एनीवेज, उस पर नहीं जाने का, बहुत डिबेटेबल है वो। अगर गुड्स बेचने के लिए खर्चा हो रहा है तो सेलिंग। और अगर आप कस्टमर को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट डिलीवर कर रहे हो, ये भी होता है ना हर एक बिजनेस में। आप जैसे मान लो आपने ऑनलाइन, तो सारा गेम डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, वो लोग थोड़ी ना बनाते हैं। अमेजोन है, क्या कर रही है, एक जगह से उठा रही है। जोमेटो डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितने ही सारे अलग अलग बिजनेसेस आ गए इसमें। बाकी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते थे डोमिनोज का होता था, खाली आधे घंटे में पिज्जा की गारंटी देते थे वो लोग, बराबर ना। होटल वाले भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, तो घर से ही बोल देते हैं एक पनीर चिली भेज दो, उनका एक लड़का आ जाता है जो छोटा सा 12-14 साल का होगा साइकिल से। डिस्ट्रीब्यूशन overheads can be divided into 4 parts। बोलो, फैक्ट्री, एडमिन, ओवरहेड्स और, समझ में आया? तो अभी ये जो हमने खर्चे देखे ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर एडमिन ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट में 3 है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर ओवरहेड्स में 4 है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। सबको एक एक करके ऐड कर दो, कॉस्ट शीट रेडी। जिन्होंने पहले कॉस्ट शीट बनाई होगी कभी, अगर ग्रेजुएशन का याद हो तो उसमें इतना ही होता है ना, यही चीजें होती है। ओके, तो हम लोगों ने सारा बेसिक समझ लिया है, बस ये सारे खर्चे एक के नीचे एक। अच्छा अब ये बताओ, एक कंपनी पहले गुड्स बनाती है कि पहले बेचती है? तो लॉजिकली पहले कौन सा खर्चा लगता होगा? फैक्ट्री वाला। डायरेक्ट भी, फैक्ट्री का डायरेक्ट खर्चा मतलब प्राइम कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, समझ में आया? और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा मतलब, फैक्ट्री में दोनों तरह के खर्चे होते हैं, क्योंकि वहां गुड्स भी बन रहा है तो डायरेक्ट खर्चा भी हो रहा है, और वहां पे इनडायरेक्ट खर्चा भी हो रहा है। बाकी ऑफिस और वेयर हाउस में कोई भी डायरेक्ट खर्चा, क्योंकि वहां गुड्स नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। वहां के सारे खर्चे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड्स। तो आप पहले फैक्ट्री लिख लो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन लिख लो, और लास्ट में सेलिंग लिख लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया आपको? तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म? फंक्शंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग, फंक्शन होता ना, फीचर्स होते ना,
जैसे तुम्हारे फोन में क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, काम करते हैं, फोन क्या क्या काम करता है? कॉल, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के तो यूज़ नहीं करने का अभी, गेमिंग, इंटरनेट यूज़, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, वही सभी हो गए ना एक तरह से। तो उसके फंक्शन बहुत सारे हैं। तो फंक्शन मतलब काम क्या क्या करता है। फोन क्या क्या काम कर रहा है अपने को मालूम है, बिगाड़ने का काम भी कर रहा है अपने को, बनाने का काम भी कर रहा है। डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको, बराबर ना। 10 घंटे रील्स चला रहे हो, मूवी देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के क्या क्या फंक्शन है बताओ, एक कंपनी को क्या क्या करना होता है? अरे गुड्स बनाने का, क्या करने का? तो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्शन, और गुड्स बना के क्या करने का? बेचना भी तो होता है। तो सेकंड इज, लास्ट फंक्शन जो होता है उनका, सेलिंग। दो काम है मेन, गुड्स बनाओ और बेचो। और अगर ये सब काम आपको सिस्टमैटिक करना है तो आपके पास बीच में एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम होना चाहिए, बराबर ना। तो तीन तरह के काम होते हैं, प्रोड्यूस करना और बेचना, ये दो हो गए, और बीच में एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी आप काम कर रहे हो वो सिस्टमैटिक हो, बराबर ना। उसके लिए आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट तो करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट। एडमिन मतलब, चलो अब ये बोलो प्रोडक्शन कौन सी जगह पे करते हैं हम लोग? उसके लिए हम यूज करते हैं फैक्ट्री। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए अपने पास? एक ऑफिस। और सेलिंग के लिए क्या होना चाहिए? सेलिंग डिपार्टमेंट मतलब वेयर हाउस, बराबर ना। समझ में आया? तो अभी फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे लगते हैं? फैक्ट्री में मटेरियल भी यूज हो रहा है, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वहाँ पे रेंट भी जा रहा है, रिपेयर्स भी हो रहा है, सुपरवाइजर भी है, तो मतलब डायरेक्ट भी होता है। तो फैक्ट्री के खर्चे, अगर मुझे टोटल फैक्ट्री का खर्चा निकालना हो तो इट इज प्राइम कॉस्ट। अरे कौन सा, कौन सा ओवरहेड्स? समझ में आया? फिर मैनेजमेंट का खर्चा जानना है तो ऑफिस का एडमिन ओवरहेड्स, कौन सा खर्चा? हाँ, इधर कोई डायरेक्ट कॉस्ट होता ही नहीं है। और वेयरहाउस का खर्चा जानना है तो एक साथ रख दिया मैंने, एस एंड डी ओवरहेड्स। ये आपकी कॉस्ट शीट बन के रेडी हो गई 3 लाइन में। कॉस्ट शीट के लिए क्या चाहिए? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिन ओवरहेड्स प्लस, बस फॉर्मेट याद हो गया अपने को। तो ये है अपना कॉस्ट शीट का बेसिक्स। उसके बाद क्या है, फॉर्मेट देखना है और सम, समझा? लिखो, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इस चैप्टर को। किसी चैप्टर पे क्वेश्चन आया नहीं आया इस पे तो 10 मार्क फिक्स है। डन। तो हम लोगों ने एलिमेंट से स्टार्ट किया था, फंक्शंस तक आ गए, फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर दी हमने। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस खर्चे को बांटे तो 3-4 पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग। फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, वेयर हाउस मतलब सेलिंग का खर्चा, राइट। अभी फटाफट ये सारे खर्चे लिखने हैं और अपना स्टेटमेंट फॉर्मेट रेडी करना है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास है ना, 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, तो दो ही होगा, ओपनिंग क्लोजिंग। रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, राइट।
तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि पिछले साल का जो खर्चा था किया था हमने, कुछ बनाया था या खरीदा था, वो हम उसका फायदा इस साल उठा रहे हैं, यही होता है ना। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो हमने इस साल खरीदा या इस साल बनाया, उसका फायदा हम इस साल उठा ही नहीं पाए, उसका फायदा कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। अच्छा, तो चलो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखते हैं एक बार। सिंपल ऐसा ही एक प्रेजेंटेशन होगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ज़्यादा वर्किंग्स रहेंगी तो हम लोग अमाउंट के दो कॉलम बना लेंगे, इनर आउटर, बाकी तो एक कॉलम में हो जाएगा। सबसे पहला खर्चा बताओ, गुड्स बनाने का होता है बेचने का? ऑब्वियसली बनाने का। बनाने का खर्चा मतलब फैक्ट्री के खर्चे पहले आएंगे, और फैक्ट्री में दो होते हैं, फैक्ट्री का डायरेक्ट खर्चा भी होता है फैक्ट्री का। तो डायरेक्ट खर्चा पहले चाहिए, पहले इनडायरेक्ट चाहिए अपने को? पहले तो डायरेक्ट चाहिए। तो विल स्टार्ट विद मटेरियल, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। सबसे पहला खर्चा कॉस्ट शीट के अंदर कौन सा आएगा? कंज्यूम। बेसिकली आप इस साल कितना मटेरियल यूज कर रहे हो वो लिखना है अपने को। तो जरूरी नहीं है ना कि जितना खरीदा उतना हमने यूज भी कर लिया होगा, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग इस साल नहीं खरीदते हैं, पिछले साल का खरीदा हुआ भी यूज करते हैं। तो अपने को परचेज नहीं लिखना है, क्या लिखना है? कंजम्पशन। अभी कंजम्पशन कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग कंजम्पशन कैसे करते हैं? पहले पुराना जो पड़ा है वो यूज करते हैं, फिर वो खत्म होने के बाद नया परचेज करते हैं। और अगर मान लो आपने खरीदा लेकिन आप पूरा यूज नहीं कर पाए, उसमें से 100-200 किलो बच गया, तो वो तो कंज्यूम ही नहीं हुआ ना, तो वो नहीं दिखाने का। अगर आपने 1000 किलो परचेज किया है पर 900 ही यूज हो रहा है, तो 900 ही आएगा, बाकी का 100 माइनस करके निकाल दो। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस। हाँ, लेकिन एक खर्चा इसमें और ऐड होगा, परचेज करते टाइम है ना, फ्रेट और कैरेज का खर्चा होता है ना, वो होगा। प्लस हो सकता है आपको, अगर कहीं आप बाहर से खरीदे हो तो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगे, वो सब भी क्या करने का है, परचेज में ऐड कर लेना। और अगर कुछ यूज नहीं किया तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या समझ में आया आपको? हाँ, तो जनरली इसमें फ्रेट वगैरह नहीं होगा, पर ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग, ये तीन आइटम तो होंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मटेरियल जो थे ना, वो हमने यूज भी नहीं किए और वो खराब हो गए, वेस्टेज, खराब हो गए ना। हम लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, रॉ मटेरियल्स, कुछ तुमने परचेज किया लेकिन वो यूज एनी रीजन, या तो पड़ा होगा या तो खराब हो गया। अगर यूज नहीं हुआ तो उसको आप इधर नहीं दिखा सकते, आपको उसको माइनस करके हटा देना है। 1000 किलो खरीदा था लेकिन 100 किलो खराब हो गया, तो 100 किलो, तो लेस स्क्रैप ऑफ कौन सा, रॉ मटेरियल। देखो स्क्रैप दो तरीके का होगा, एक तो ऐसा होता है कि यूज ही नहीं किया अपन ने, और पड़े पड़े ही वो क्या हो गया, खराब हो गया, वेस्ट हो गया। और दूसरा एक होता है कि आपने यूज कर लिया, बनते टाइम, बनाने टाइम भी खराब होता है ना, ब्रेकेज वगैरह होगा कुछ, तो इन दैट केस अगर आपने यूज ही नहीं किया, पहले ही खराब हो गया, तो यहाँ माइनस करना है। क्योंकि आप ढूंढ क्या रहे हो यहाँ पे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, और ये कंज्यूम ही नहीं हो पाया ना, तो यहीं से इसको, अगर कंज्यूम हुआ बाद में प्रोसेसिंग में खराब हुआ तो उसको बाद में माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला अपना खर्चा। ये अपन डिटेल में कॉस्ट शीट देख रहे हैं, इसमें से
मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें नहीं होंगी ऐसे, खाली ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग ये रहता है। चलो एक खर्चा हो गया। दूसरा खर्चा बोलो। रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे दिया होगा, नहीं तो आर्स इंटू रेट होगा, बहुत ईजी सा। तीसरा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले सारे डायरेक्ट खर्चे आएंगे ना जो ज़रूरी है, प्राइमरी है, इन तीनों को ऐड कर दोगे अगर एक साथ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। ये समझ लो हमने एक बड़ा काम कर लिया, सारे डायरेक्ट खर्चे रिकॉर्ड कर डाले। डायरेक्ट हो गया, अब चलते हैं इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट मतलब ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स होते हैं तीन, मतलब चार होते हैं, उसको S&D ऐड कर देंगे तो तीन बन जाए, फैक्ट्री, एडमिन, S&D। तो पहले कौन सा खर्चा लगता होगा? ऑब्वियसली पहले बनाना पड़ता है ना, तो अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अपने को मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमने मटेरियल भी यूज़ कर लिया, वर्कर ने भी काम कर दिया, और उस पर हमारा फैक्ट्री का प्रोसेसिंग, फैक्ट्री का खर्चा मतलब प्रोसेसिंग भी हो गई। लेकिन हो सकता है कि इतना प्रोसेसिंग करने के बाद भी कुछ गुड्स ऐसे रह गए होंगे जो कंप्लीट, कौन से होते हैं मालूम है? जो अभी ईयर एंड पे एकदम लास्ट लास्ट में शुरू होते हैं, WIP रह जाएंगे ना, वो खत्म। मान लो अपने को गुड्स बनाने में 10 दिन लगता है। अब जो मटेरियल आप 21 तारीख को यूज़ करोगे, आप 22 तारीख को यूज़ करोगे, वो 31 तक कैसे कंप्लीट होगा? तो एज ऑन 31 मार्च वो बन जाएगा। समझ में आया? तो मुझे ज़रा बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस अगर है अपने पास, हमने उस पर खर्चा तो किया है ना, मटेरियल खरीदा, वर्कर्स ने थोड़ा बहुत मान लो उसके ऊपर काम भी किया, अभी तक खत्म नहीं है लेकिन काम तो किया है ना अपन ने, लेकिन इस मेहनत का अपने को इस साल फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर ये अपना खर्चा इस साल के खर्चे में आना भी नहीं चाहिए। इसको बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। वाई वी ऑलवेज डिडक्ट द क्लोजिंग स्टॉक? तुमको तो यही मालूम था कि वो इनकम है। भाई क्लोजिंग स्टॉक इसलिए डिडक्ट किया जाता है क्योंकि ये आपने खर्चा किया था पर ये गुड्स बन नहीं पाए, या फिर ये गुड्स बन गए लेकिन बिक नहीं पाए, या तो हमने खरीदा था लेकिन यूज नहीं, अरे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है मतलब खरीदा, लेकिन WIP मतलब यूज कर लिया लेकिन खत्म नहीं हो पाया, बन नहीं पाया। और फिनिश गुड्स का स्टॉक मतलब बन गया लेकिन कुछ भी हो फायदा तो नहीं मिला ना। फायदा कब मिलेगा? उसका जब बिकेगा। और इस साल आपको फायदा, डेबिट साइड में आपने खर्चा किया था, उसका फायदा नहीं मिला, तो आप बोलते हो अभी ये खर्चा क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा इधर। तो आप फिर उसके बदले में क्रेडिट करते हो। 10,000 रुपए का WIP स्टॉक रह गया, मतलब ये 10,000 ऐसा खर्चा है जिसका फायदा हमको इस साल, तो इसको क्रेडिट करो। क्रेडिट करने का मतलब खर्चे में से माइनस होता है, डेबिट का क्रेडिट किया तो माइनस हो जाएगा और आपका खर्चा कम हो जाएगा। फिर रूल ही यही बोलता है अकाउंट्स का, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर किसी खर्चे से रिलेटेड उसका इनकम इस साल नहीं आया तो वो खर्चा भी इस साल, हम ओपनिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को अगले साल लेके जाते हैं, उधर उसको ओपनिंग बनाते हैं और इस साल के खर्चे में उसको ऐड करते हैं ना ऐड। क्यों? भले ये लास्ट ईयर खरीदा था, यूज कभी हो रहा है, फिनिश गुड्स कब बनेगा, बिकेगा कब, फायदा कब मिलेगा, तो उसका खर्चा भी, इसके लिए उसको पिछले साल से उठा के लाके इधर ऐड किया। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं क्योंकि खरीद तो लिया लेकिन यूज नहीं किया, यूज नहीं किया मतलब गुड्स नहीं बना, बना नहीं तो बिकेगा, बिकने का सवाल ही नहीं है। फायदा तो इस साल के खर्चे में आना भी नहीं चाहिए, अगले साल लेके जाओ, तब बनेगा, तब बिकेगा, तब अपना खर्चा बताने का, अगले साल के खर्चे में इसको ओपनिंग बोल के ऐड कर देने का। समझ में आ रहा है आपको?
तो वैसे ही हो सकता है कि हमारे फैक्ट्री के अंदर इतना खर्चा करने के बाद भी कुछ गुड्स ऐसे रह गए होंगे जो नहीं बने, कंप्लीट नहीं हुए, उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पिछले पिछले साल के आधे अधूरे बने हुए गुड्स अपने को इस साल लाने होंगे, बराबर ना। मान लो लास्ट ईयर 5000 यूनिट्स WIP में थे, 70% बने हुए थे, 30% काम रह गया था, पूरे नहीं हुए ना। तो हम वहां से जो भी 70% खर्चा लगा होगा उसको क्रेडिट कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और उसको इस साल लेके आके क्या बना देंगे, और इस साल के खर्चे के साथ लाके इसको, समझ में आया क्या, कि भले इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी लेकिन ये बनेगा कब, बिकेगा कब, तो इसको इस साल के खर्चे के साथ क्या आपको। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी ऐड ओपनिंग स्टॉक एंड डिडक्ट। काम ऐसे ही नहीं होता है, इनकम है, क्रेडिट करो, है कि इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक से कहाँ पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है क्या उससे, तो इधर क्या बोलेंगे अपन। और एक दूसरा रीजन ये भी है कि आपने मटेरियल खरीदा लेकिन वो यूज नहीं हो पाया, तो कब यूज होगा, कब यूज होगा, अगले साल, उसका फायदा कब मिलेगा। और कोई भी ऐसा खर्चा जिसका फायदा आपको अगले साल मिले वो असेट बन जाता है। आपने उसको एक्सपेंस समझ के डेबिट किया था लेकिन उसका बेनिफिट इस साल, तो क्या बन गया वो, असेट। वो असेट का डेफिनेशन ही क्या है, क्या है डेफिनेशन बताओ। एनी रिसोर्स विच विल गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये जो मटेरियल खरीदा है कब बेनिफिट देगा, असेट में आ गया ये। तो जब असेट है तो एक्सपेंस में क्यों डाला इसको, क्या करना पड़ेगा, गलती हो गई ना, प्रिंसिपल ही गलत हो गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक बोल के माइनस कर देते हैं उसको, क्रेडिट करने का मतलब माइनस हो गया, समझ में आया आपको। और जो अभी असेट आपने बोला वो अगले साल यूज होगा, उसका बेनिफिट अगले साल मिल जाएगा, तो अगले साल का वो क्या बन जाएगा फिर, एक्सपेंस। हम अगर एक मान लो कोई 1000 रुपए का कोई मान लो एक शेयर खरीदते हैं तो वो असेट होता है, और वही 1000 रुपए अगर जाके रेस्टोरेंट में खा ले, खत्म कर दें, तो वो एक्सपेंस है ना। रेस्टोरेंट में खर्चा करेंगे वो एक्सपेंस हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं ये लोग, समझ में आ रहा है आपको। तो खा लिया, आज बेनिफिट मिल गया, बात खत्म। लेकिन शेयर खरीदा तो उसका बेनिफिट, तो 1000 रुपए दोनों ही केस में गए, लेकिन एक असेट बन गया, एक, डिफरेंस यही है, बेनिफिट कब मिलता है, आज मिल गया तो आज का एक्सपेंस, कल मिलेगा तो कल के लिए एक्सपेंस है, आज असेट, बराबर ना। कल के लिए एक्सपेंस मतलब आप थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हैं, डेप्रीसिएशन। आपने असेट खरीदा, एक साल यूज किया, तो उसको डेप्रीशिएट करते हो, अलग अलग रीजन है। डेप्रीसिएशन का भी वही है, क्योंकि आपको अगर आपने एक असेट खरीदा उसका बेनिफिट आपको 5 साल में मिलने वाला है, तो उसका खर्चा 1 साल में क्यों दिखाना, 5 साल में दिखाओ। तो हम क्या करते हैं उसको 5 साल में थोड़ा थोड़ा हर साल 10% खर्चा, 10 साल लाइफ है मान लो, हर साल 10% ना, 10% बेनिफिट इस साल मिला, 10% खर्चा इस साल दिखाएंगे, अगले साल 10% बेनिफिट मिलेगा। बहुत बेसिक से रीजन है, सब लॉजिक है उसमें। चलो एनीवेज, ये अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा होता तो फिर मालूम होता ना ये सब। अभी क्या करने का, ऐड ओपनिंग WIP स्टॉक, ऐड ओपनिंग। हम इसको इस साल लाके ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इस साल का मटेरियल यूज नहीं किया हुआ है, पिछले साल का है, बराबर। लेकिन बेनिफिट अपने को, इसलिए हम लोगों ने भले मटेरियल यूज नहीं किया, काम नहीं किया होगा, साल लाके इसको ऐड करेंगे। और ओपनिंग WIP के ऊपर थोड़ा प्रोसेसिंग हुआ होगा ना, जैसे मान लो पिछले साल 70% काम हुआ था, इस साल 30% किया होगा ना तुमने, तो डोंट थिंक वर्कर्स ने पहले उसके ऊपर ही काम किया होगा। तो ये जो वर्कर्स ने काम किया ना इधर, वेजेस, वो खाली करंट ईयर के गुड्स पे नहीं है, पहले उन लोगों ने ओपनिंग WIP के ऊपर काम किया, फिर खत्म होने के बाद
नए गुड्स पे काम किया, तो 30% खर्चा हमने ऊपर ही रिकॉर्ड कर लिया। क्या समझा तुमको? लास्ट ईयर तक 70% काम हो चुका था, 30% इस साल होगा, तो हमने 30% मटेरियल यूज किया होगा, 30% वर्कर्स ने काम किया होगा, 30% फैक्ट्री में प्रोसेसिंग हुआ होगा, वो 30% ऊपर रिकॉर्ड आया ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। 70% पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं हुआ है, तो उसको अलग से लाके पिछले साल वाला ओपनिंग बोल के ऐड कर दो। 30 70 पूरा 100% खर्चा इस साल डेबिट, क्योंकि पूरा 100% बेनिफिट भी आपको इसी साल मिलने वाला। तो ऐड ओपनिंग WIP। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि हमने खर्चा किया लेकिन गुड्स बने नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? लेस तो वंस यू एडजस्ट दी WIP स्टॉक, तो आपको फैक्ट्री का नेट खर्चा मिल जाएगा, जिन ऐसा खर्चा जिस जो फैक्ट्री से, ऐसे गुड्स जो फैक्ट्री से बनके बाहर निकले, तो फैक्ट्री से बनके चाहे वो इस साल शुरू हुआ था काम, या फिर वो काम पिछले साल ही क्यों ना शुरू हुआ हो। जैसे कि इस साल बन के बाहर निकला ना, तो इस साल के फैक्ट्री के खर्चे में वो आएगा। और जो खर्चा जो गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकला ही नहीं, बन ही नहीं पाया, हमने उसको हटा दिया। अभी अपने को मिल गया है अपना ये फैक्ट्री को। तो अभी तक सोचो आपने क्या देखा है? अभी तक सिर्फ एक फंक्शन बनाने का काम देखा है अभी तक, बराबर ना? क्योंकि अपना काम क्या है? गुड्स बनाओ, बेचो और मैनेजमेंट भी करो ना। और आजकल और भी नए नए काम आ गए, आपको रिसर्च भी करना होता है, काफ़ी सारे नए काम भी आ गए, तो नए खर्चे भी आ जाएंगे अभी। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद वैसे ही अपने पास 5 नए खर्चे हैं, वैसे 4 है, एक तो एक अलग एडजस्टमेंट है। कौन से ये स्पेशल खर्चे हैं, इनका नाम याद रखने का। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड, फैक्ट्री में गुड्स बनता है, बराबर ना? रिसर्च का एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, लेकिन रिसर्च किस लिए हो रही है? ताकि हम प्रोडक्ट को और बेटर बना पाए, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए। तो है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही, गुड से रिलेटेड ही है, कोई मैनेजमेंट का काम थोड़ी है वो। तो उसको भी अपने को फैक्ट्री को कॉस्ट में लाके ऐड करने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर क्या करना, क्या होता है, गुड्स बनते टाइम उसको थोड़े थोड़े टाइम में इंस्पेक्शन करते रहना पड़ता है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। कौन सा खर्चा? और आज के टाइम पे वेयर देयर इज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आपको अपनी क्वालिटी पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, राइट ना? जैसे मान लो वन आईफोन है, जब भी उनका कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, तो वो लोग ऐसा बताते हैं अपने को कि हम लोगों ने क्या क्या उसमें क्या क्या इंस्पेक्शंस किए हैं। जैसे 50 फ्लोर से नीचे गिरा के देखा उन्होंने, फिर 1 घंटे पानी में डाल के देख लिया, फिर रेलवे ट्रैक के ऊपर डाल दिया उसको, ट्रेन चली गई उसके ऊपर से। अलग अलग एक्सपेरिमेंट, सब क्वालिटी चेक करके फिर आप पब्लिक को वो लोग बेचते हैं। जैसे लेज है, वो देखता है कि भाई जो आलू उन्होंने खरीदे वो बराबर शेप में गोल है कि नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा उसको निकाल देंगे वो लोग। फिर कोई जल गया होगा तो उसको ऐसे, बाकी लोगों को क्या है कि ठीक है एक आध दो जला हुआ भी डाल देते हैं, कौन फेंकेगा इसको, डाल दो, हर एक पैकेट में दो दो डाल दो, बराबर ना? पर पब्लिक को ऐसा दो भी है, उसमें रहता ही कितना है, 5 6 तो रहता है, उसमें दो जला हुआ निकल जाएगा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा ना आपका फिर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट करती है। आप घर में भी मान लो कोई सब्जी बना रहे हो तो आप 5 बार इंस्पेक्शन करते हो, पहले भिंडी काटते टाइम कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है, बराबर ना? फिर बनाते टाइम भी देखते हो कहीं जल तो नहीं रही है, 4 बार उसको जाके, फिर बाद में नमक चेक करोगे, तब जाके वो हम सर्व करते हैं। तो होता है ना इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल है वो, क्या है? यस।
और फिर एक खर्चा है एडमिन का। अब एडमिन तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन एडमिन ओवरहेड्स आ रहा है। एडमिन मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। एडमिन मतलब, और बेसिकली कंपनी काम क्या करती है? कंपनी का मेन काम है गुड्स बनाना, और तो हम लोग मैनेजमेंट भी इन्हीं दो चीजों का कर रहे हैं, या तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं या तो सेलिंग एक्टिविटीज को। तो अगर आपका मैनेजमेंट का खर्चा हो रहा है किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी होता है ना, जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, ही इज मैनेजर, ही इज डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, बट किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री का हिसाब किताब लिखना है, मान लो कितना मटेरियल भेजा, कितना गुड्स बना, वर्कर्स कितना टाइम काम कर रहे हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन किसका? किसका? फैक्ट्री का, प्रोडक्शन एक्टिविटी का। तो एडमिन ओवरहेड्स इफ इट इज रिलेटेड टू व्हाट? प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो वो इधर ही आएगा। फिर उसके बाद एक चीज आपको लेस करनी है इसमें से, वो है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कौन सा? बनते बनते जो खराब हुआ है, बनने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो पूरे ही जल गए, खराब हो गए, बेचने लायक, तो आप क्या करोगे इसको भंगार में? जो मटेरियल पहले ही खराब हो गया, यूज ही नहीं हुआ, वो पहले माइनस किया। यूज हुआ लेकिन बाद में बनते बनते खराब हो गया। दैट क्लियर? हाँ, तो ये है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये स्क्रैप कब जनरेट हुआ है? ड्यूरिंग द, लिख देना उधर। हाँ। और लास्ट में एक और खर्चा आएगा। अब गुड्स बन गया है, जो जो खराब थे उसको हमने हटा भी दिया, अच्छे वाले हैं, अब क्या करेंगे? उसको पैक करेंगे। तो एक खर्चा होगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। कौन सा कॉस्ट? पैकिंग भी दो टाइप का होता है। अब आप जानते हो, प्राइमरी बोला मतलब दूसरा तो सेकेंडरी होगा, तो दिमाग लगा ही सकते हैं अपन। प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स बनाने का सारा खर्चा, बनाया भी, उसको चेक भी कर लिया, इंस्पेक्शन भी कर लिया, पैक भी कर दिया। समझ में आया आपको? खाली बना के रख दिया ऐसे नहीं होता ना, उसको पैकिंग भी करनी होती है, चेक भी करना होता है, सब मिला के। और बनाने से रिलेटेड जो मैनेजमेंट हुआ था उसको भी हमने उसमें, क्योंकि ये भी खर्चा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो हो रहा था किसके लिए हो रहा था? प्रोडक्ट के लिए ही हो रहा था। ओके, जैसे मान लो अभी हम लोग है ना एक चिप्स खरीदते हैं, पोटैटो चिप्स या केले का वेफर वगैरह कुछ भी खरीदा, तो प्लास्टिक की जो पूरी पैकिंग होती है उनकी, देखा होगा ना तुमने। हाँ, बहुत बेसिक सी होती है। पर जब एक कंपनी से वो प्रोडक्ट निकलता है तो क्या वैसे ही निकलता है? कैसे पैक करके भेजते हो लोग? किसमें आते हैं वो? कार्टन्स में आता है। एक कार्टन होगा ना जिसमें 25-50 चिप्स के पैकेट भरे होंगे, टेप लगाया होगा। बिस्किट आता है, मान लो बिस्किट, वो भी एक डब्बे में रहता है, पूरा कार्टन होता है, उसमें भरा होता है, टेप लगाया होता है। तो एक बिस्किट का तो बेसिक पैकिंग हो गया, जो ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है, उसके बिना हम लोग बेच नहीं सकते, बराबर ना? दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। और वो जो कार्टन में डब्बे में भरा था वो सेकेंडरी है। जब तक आप बिस्किट बनाने के बाद आप उसको थैली में नहीं भर लेते, पैकेट में, तब तक आप प्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं मानोगे। और फिर जब डिलीवर करना होता है या उसको रखना है, मान लो अगर मान लो हमने ऐसे ही गोडाउन में डाल दिया, थैली ऐसी पड़ी हुई है, एक के ऊपर एक बिस्किट रखेंगे तो शायद नीचे वाले सब खराब भी हो जाए, है ना? तो हम क्या करते हैं ताकि वो सेफ रहे और एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खराब ना हो, हम उसको कार्टन में भर देते हैं। तो दो पैकिंग हो गई, एक तो जो पैकेट है अपना वो पैकेट, और दूसरा कार्टन। पैकेट इज प्राइमरी, कार्टन इज, वो सिर्फ इसीलिए बनाए ताकि जब तक गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन में है, मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर,
तब तक वो कार्टन में पैक रहे और खराब ना हो। फिर जब कस्टमर के हाथ में जाएगा तो ऑब्वियसली कार्टन खोल के उसको एक एक यूनिट ही बेचना है। तो बेचने के लिए तो बेसिक पैकिंग चाहिए होती है, कार्टन क्यों चाहिए होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किस लिए? कार्टन का खर्चा इज व्हाट? समझ में आया आपको? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी इतने गुड्स हमने बनाए, इतने का गुड्स हमने, क्या ये सारे गुड्स हमने बेच भी दिए होंगे? नहीं ना, ये सारे नहीं बिके होंगे। आपने मटेरियल यूज कर लिया, गुड्स कंप्लीट कर दिया, आखिरी स्टेज अभी क्या, बेचने का, वहां पे आके गुड्स फंस गया, बिका ही नहीं। जो मटेरियल यूज हुआ, फिनिश गुड्स बना, लेकिन सेल नहीं हो पाया, फायदा मिला उसका? नहीं मिला ना। दो टेस्ट पास कर गया वो, कंज्यूम भी हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी हो गया, लेकिन बिक नहीं पाया, फायदा तो नहीं मिला ना। तब उसको यहां से हटाएंगे कि हमने बहुत खर्चे किए, मान लो एक यूनिट को बनाने में 100 रुपया लगता है और नहीं बिका, तो इसका मतलब ये 100 रुपए का पूरा वेस्ट नहीं हुआ, अगले साल आएगा। कब आएगा? जब फायदा अगले साल मिलेगा, तो उसका खर्चा भी कौन बेयर करना चाहिए? अगले साल को बेयर करना चाहिए। तो हम लोग वैसे यहाँ पे भी अभी एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है जो गुड्स आपने इस साल बनाए ही नहीं, पिछले साल बनाए थे, लेकिन आप वो इस साल बेचोगे, उसका फायदा इस साल उठाओगे, खर्चा भी कब आना चाहिए? खर्चा किया था पिछले साल, फायदा मिल रहा है, तो पिछले साल से निकाल के इस साल में लाके ऐड करेंगे। ऐसे खर्चे को क्या बोला जाता है? अरे जो स्टॉक पिछले साल से इस साल आया उसको क्या बोलते हैं? बराबर ना। और कुछ इस साल से अगले साल जाएगा वो, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे देखो। द मोमेंट यू एडजस्ट द स्टॉक, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब ये वो गुड्स का खर्चा है जो हमने इस साल बेचे हैं, क्योंकि जो नहीं बिके वो तो हमने निकाल दिए, बचे कौन से? जो बिके उनका खर्चा है, क्योंकि अपने को फायदा भी उन्हीं से मिलता है, तो खर्चा भी सिर्फ। इसीलिए जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, क्या निकालते हो? क्या होता है इसका फॉर्मूला? सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड। सेल भी कौन से यूनिट्स का होता है? मतलब जो अपने को इनकम आती है वो कौन से यूनिट से आती है? जो सेल हो गए। तो खर्चा भी किसका रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? यू ऑलवेज रिकॉर्ड, अगर प्रॉफिट की बात करें तो यू ऑलवेज रिकॉर्ड COGS, नॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप सेल्स माइनस COGS करते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं करते हो। तो ये आपको वही मालूम पड़ जाना चाहिए कि सिर्फ उन्हीं गुड्स का खर्चा माइनस होता है, इस साल रिकॉर्ड होता है, जो गुड्स हमने इस साल बेचे हैं। समझ में आया? अच्छा, ये जो गुड्स आपने बेचे, अब उसके ऊपर भी तो खर्चा करना पड़ेगा ना। क्या खर्चा करोगे? मार्केटिंग। ये गुड्स बेचने हैं ना, कैसे बेचोगे? अभी मार्केटिंग करोगे, डिलीवरी करोगे, बहुत सारे खर्चे होंगे ना अभी बनने के बाद भी। तो दो खर्चे हैं, एक तो है एडमिन ओवरहेड्स विच इज नॉट रिलेटेड टू, अरे हमारा गुड अपना काम क्या है, या तो गुड्स बनाओ या बेचो। अगर ये खर्चा बनाने से रिलेटेड नहीं है तो मतलब फिर कहाँ आएगा? बेचने से रिलेटेड। और दूसरा S&D ओवरहेड्स। अभी ये जो खर्चा आया उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ मतलब जो हमने सेल किया है, सेल जो किया ना, जो कमाया है, उसको कमाने में अपना कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल तक का पूरा खर्चा, खाली बनाने का नहीं, सेल तक का। समझ में आया आपको? अब ये कॉस्ट है, हम बेचेंगे कितने में? हम अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऐड करके अपने को मिलेगा फिर
सेल्स। समझ में आया आपको? फिर आपको अगर पर यूनिट सेल्स चाहिए, सेलिंग प्राइस, तो आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर? तो इसको देखो हम लोग 3-4 पार्ट में बांट देते हैं। एक तो फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, उसके बाद सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये याद करने के लिए इजी होगा, 4 पार्ट में बांट के थोड़ा थोड़ा याद करो। पहले प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर, समझा? और लास्ट में आ जाता है, आई डोंट थिंक वो तुमको याद करने की जरूरत है, कॉस्ट से सेल जाने का मतलब प्रॉफिट ऐड करना। लिख दो, ये हो गया पूरा लिख के? सबका हो गया ना? नहीं हुआ? फटाफट लिखो, यहाँ तक तो लिखा होगा ना ये? तो ये छापना बाकी है, छाप दो। और जिनका लिख के हो गया वो याद करो। तो इस चैप्टर में क्या है देखो, इस चैप्टर में एक्चुअली फैक्ट्री के, ऑफिस के और सेलिंग के खर्चे हैं, और एट द सेम टाइम 3 स्टॉक है। तीनों को कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है मालूम है आपको? रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन, WIP स्टॉक फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के पहले उसको एडजस्ट कर दो। समझ में आया? और जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो बनने के बाद रह गया है, तो बनने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसको एडजस्ट कर दो। चलो प्लीज फटाफट लिखो जरा। रोल कर रहे हैं कहाँ तक?
कहाँ तक पहुँच गए? कहाँ तक? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दो फटाफट। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट शीट पूरी याद करके आनी है, ठीक है? तो अभी सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब इसके ऊपर सिर्फ यही सेम फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस करने हैं। फॉर्मेट जितना अच्छे से याद करके आओगे उतना सम्स आराम से होंगे और डाउट भी नहीं आएगा फिर। चलो फिर अभी अपन निकल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आओगे, वही है, जब भी आओगे मैंने बोला याद करके ही आना, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर फंस जाओगे।